पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जो बड़ा सवाल हमारे सामने है वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का एहतसाब का इदारा, जिसको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के नाम से पुकारा जाता है, वो मुस्लिम लीग नवाज की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज से डर गया और कल की उनकी पेशी का नोटिस कैंसिल कर दिया। इस हवाले से प्रोग्राम में थोड़ी आगे चल के तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो नैब का एलामिया है उसमें क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं। हमने जब नैब के तर्जुमान डायरेक्टर जनरल हैं मीडिया के, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की पैमरा हिदायत के मुताबिक, तो उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया वो भी आपके साथ इस हवाले से शेयर करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर में जिसको कहा जाता है शुगर कार्टेल, चीनी का एक बहुत बड़ा माफिया जिसको डिस्क्राइब किया गया, उसमें एक सट्टा ग्रुप है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। 10 अदद FIRs काट ली गई हैं। कहने को तो कार्रवाई बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इसकी लीगल बेसिस उतनी ही साउंड है जिस पे ये चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, और जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं उनका मतलब क्या है, जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं उन अल्फाज का क्या मतलब है, और जो FIR काटी गई है कौन कौन से ग्रुप इसमें मुलव्विस हैं, क्या इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है, वो लोग भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक जो अब आज भी हुकूमती बेंचेस पे बैठे, कौन सी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं जिनका नाम इस FIR और इन FIRs के अंदर दर्ज है। जो FIR जो एक कमीशन रिपोर्ट आई थी, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, उसकी भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस थी। एक कार्रवाई उस हवाले से भी शुरू हुई थी, वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची वो भी कोशिश करेंगे कि मालूमात हासिल करें और आपके साथ शेयर करें। और नाज़रीन, आज 23 मार्च की जो परेड थी, पाकिस्तान डे की परेड, वो आज 25 मार्च को शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में हुई और इस परेड में काफ़ी अहम चीज़ें थीं। कुछ नए वेपन्स पाकिस्तान ने डिस्प्ले किए। जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी पाकिस्तान डे परेड में आज शिरकत की, और इसकी अहमियत क्या है और इसमें जो आज कमेंट्री हुई थी उसकी क्या ख़ास बात थी, ये भी आपसे शेयर करेंगे। दूसरी तरफ आज कुछ एक आधा वीडियो भी कहीं से रिलीज़ हुई थी, उसमें क्या कोई इशू था, कोई गलती थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के जाली काम करते हैं या कि इन एक्सपीरियंस वो इतने अहम दिन के हवाले से ऐसी कार्रवाइयाँ डालते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज की जो बड़ी खबर है और जो बड़ा सवाल है उस हवाले से बातचीत शुरू करेंगे कि क्या कौमी एहतसाब ब्यूरो, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मरियम नवाज से डर गया। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, से पहले कि मैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से सवाल जवाब करूँ, जो नैब ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने बताई। पहले पैराग्राफ में उन्होंने सहारा लिया NCOC का कि जनाब उन्होंने तीसरी लहर, जो कि हकीकत है कि काफ़ी खौफनाक है और कोरोना बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो जो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जब ये वाला इन्होंने उज़र तलाश किया है नैब ने, तो जो पहला नोटिस दिया था तीसरी लहर, तो उस वक्त भी फैली हुई थी, तो क्या उस वक्त ये इल्म नहीं था, और कितनी पेशियाँ नैब ने इस हवाले से कैंसिल की हैं। फिर उन्होंने सेक्शन 31A का नैब का जिक्र किया कि जी कोई भी शख्स अगर नैब को डराएगा, धमकाएगा तो चेयरमैन नैब उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और माजी के इंसिडेंट का हवाला भी दिया कि जनाब मरियम नवाज साहिबा को लास्ट टाइम बुलाया गया था तो शायद उस वक्त भी नैब डर नहीं गया था। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने शायद उस वक्त भी कुछ वट्टे शट्टे पत्थर शत्थर मारे थे, डरने का लफ्ज़ तो इसमें इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, मैं तस्दीक करता चलूँ इसकी। लेकिन हमने यही जानना था, आज के तर्जुमान नैब को हम बुलाते और उनसे पूछते कि जी आप क्यों डर गए, क्योंकि हमें हिदायत है और कि जनाब नैब का वर्जन लेना चाहिए। लेकिन हमें पता लगा कि जब उनसे सवाल किया हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने, तो उन्होंने हमें यही प्रेस रिलीज़ दे दिया कि जी हमारा तो यही वर्जन है। अब इस प्रेस रिलीज़ में ख़ुद बहुत सारे सवाल आते हैं, या तो वो खुद होते या DG नैब लाहौर होते तो वो हमें उसका जवाब दे सकते थे। और फिर उन्होंने बताया कि जनाब मुफादे आमा के पेश नज़र नैब से यह असूली फैसला किया है कि मुलज़मा मरियम नवाज की नैब लाहौर में कल की पेशी मुलतवी कर दी जाए, और कल की पेशी बाकायदा तौर पर मुलतवी कर दी गई, और जो इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी इकदाम किए थे वो भी फिलफोर
कैंसिल कर दिए हैं। और फिर आगे वही जो रूटीन की 3-4 लाइनें होती हैं वो लिखी गई। और सिक्योरिटी इंतजामात क्या किए गए थे नैब की जानिब से? सिक्योरिटी इंतजामात नाज़रीन, जब हम ये रिक्वेस्ट देखते हैं बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फेडरल गवर्नमेंट को, और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने चीफ मिनिस्टर के साथ गालिबन बैठ के ऐलान किया था कि जनाब हमने तो रेंजर्स की सिक्योरिटी भी नैब को फराहम कर दी है। तो ये वो ख़त है जिसमें नैब ने रेंजर्स की सिक्योरिटी भी मांगी। अब सवाल तो अपनी जगह पे फिर वही खड़ा है कि क्या नैब वाकई डर गया, क्योंकि पूरी पीडीएम ने इजहार यकजहती के तौर पे मरियम नवाज साहिबा के साथ नैब में कल पेश होने के लिए जाना था। अब सवाल ये भी बनता है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज साहिबा को बेल ग्रांट कर दी, तो क्या नैब का इरादा ये था कि मरियम नवाज साहिबा अगर आएंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अब क्योंकि वो काम हो नहीं सकता तो सवाल जवाब जो थे उनके करने का फ़ायदा नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो आज की इस कैंसिलेशन ऑफ नोटिस से, कल की जो तलबी थी उससे उठ रहे हैं। और जो बातें की गई थी, बल्कि इससे पहले कि मरियम नवाज और पीडीएम ने क्या बातें की थी, चेयरमैन नैब के किरदार के हवाले से क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। कभी ये नहीं देखा गया कि ये किसका केस है, सिर्फ ये देखा गया है कि क्या केस है। हमने कभी नैब की पॉलिसी यही है, फेस की तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमने सिर्फ केस की तरफ तवज्जो देनी है। इस वक्त तक पाकिस्तान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि नैब की डोरी को हिला सके। आज तक ये नहीं देखा कि केस में कौन इन्वॉल्व है, सिर्फ ये देखा है कि केस क्या है। किसी ने कहा कि जी मैं चीफ मिनिस्टर था, किसी ने कहा जी मैं फाइनेंस मिनिस्टर था। उन्हें समझाया गया कि मुगलिया दौर गुजर चुका है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। नैब बड़ी बड़ी मछलियों पे हाथ डाल रहा है। एक तो अफसोस ये है कि बड़ी मछलियाँ हाथ से फिसल जाती हैं, तो हाथ इतना मजबूत होना चाहिए कि जब आप किसी बड़ी मछली पे हाथ डालें तो उसे फिसलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, कितनी अच्छी बातें उन्होंने की हैं और बिल्कुल हकायक पे मबनी बातें की हैं। और बड़ी मछलियां जो हैं अक्सर हाथ से फिसल जाती हैं, हाथ मजबूत होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। नैब बड़ी बड़ी मछलियों पे हाथ डाल रहा है। एक तो अफसोस ये है कि बड़ी मछलियाँ हाथ से फिसल जाती हैं, तो हाथ इतना मजबूत होना चाहिए कि जब आप किसी बड़ी मछली पे हाथ डालें तो उसे फिसलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, बड़ी मछली पे हाथ डालें तो उसे फिसलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और आज ही जब ये कैंसिलेशन हुई तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं अब आसान शिकार नहीं बनूंगी। आइए देखते हैं। मैं अब नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी विक्टिमाइजेशन नैब के थ्रू हमारी होनी थी, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था वो हो चुका। जुल्म के मिटने के दिन आ गए हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा बड़ी डिटर्मिन्ड और फोकस्ड किस्म का जवाब दिया और अब जुल्म ख़त्म होने के दिन आ गए। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आप क्योंकि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब भी हैं, क्योंकि नैब के तर्जुमान तो हमें अवेलेबल नहीं हुए, सवाल हमारा अपनी जगह था, तो बतौर हुकूमत से पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपने भी रेंजर्स फ्राहम की थी, डायरेक्टर जनरल फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वफाकी हुकूमत रेंजर्स, तो क्या वफाकी हुकूमत और तमाम इदारे डर गए जो कल का नोटिस कैंसिल कर दिया गया, या कि इसके पीछे जैसे कि अपोजिशन जमातें और मरियम नवाज कहती हैं कि सियासी मकासद थे, इस वजह से नोटिस इशू किया गया था और वो सियासी मकासद अब पूरे नहीं हो सकते क्योंकि बेल ग्रांट कर दिया, अरेस्ट हो नहीं सकता, तो ठीक है जनाब नोटिस ही कैंसिल कर दो, क्या मामला है? देखिए, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले अरशद साहब इन मोहतरमा को मशवरा भी दिया है कि वो इतनी जो अपनी सलाहियतें दिखाती हैं, इनको टर्किश ड्रामे ट्राई करने चाहिए, क्योंकि अभी पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने, जरदारी साहब ने, इनका जो 26 मार्च वाला पूरा एक मार्च की एफ़र्ट थी वो डिफ्यूज़ हो गई उनकी अलहदगी से, पीडीएम से। और उसके बाद अब नैब ने उनसे ये जो दूसरा इन्होंने ड्रामा लगाना था, कल एक जत्था लेके जाना था नैब के सामने, उनसे भी इनको महरूम कर दिया। तो वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा सटपटाई हुई हैं, क्योंकि अब वो कल तमाम तैयारियां मौजूद हैं लेकिन कोई मौका नहीं है उनके पास कुछ करने के लिए। जहाँ तक नैब अच्छा, का आपने डरने और ना ये डरने मशवरा का तो सवाल दिया, है, आपने ये वाली ट्वीट तो की, मेरे सामने पड़ी है 9:47 पे। आपने साथ एक और मशवरा भी दिया है कि टर्किश ड्रामा ट्राई करें, वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो कोई स्पेसिफिक टर्किश ड्रामा आपने रिकमेंड किया है या कोई भी टर्किश ड्रामा देखने के आपने रिकमेंडेशन दी है?
देखिए, मैंने तो इस हवाले से दिया है क्योंकि टर्किश ड्रामे बहुत पॉपुलर हैं और इनका मोहतरमा का हर एक्शन जो है वो पॉपुलैरिटी स्टंट है कि किसी तरीके से वो पॉपुलैरिटी गेन करें, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी का भी इनके बारे में एक ही रिज्यूमे है कि ये क्राउड पुलर हैं। तो अब क्राउड पुलर के लिए वो मौके तो ख़त्म हो गए जहाँ पे क्राउड पुल कर सकती हैं, तो अब नया तरीका तो यही रह गया है टर्किश ड्रामे हों। आपको याद होगा मेरे सुल्तान या मेरा सुल्तान एक ड्रामा था, वो बहुत पॉपुलर हुआ पाकिस्तान में, तो उसके भी अगर वो लीड अदाकारा पाकिस्तान आ जाएं तो वो भी बहुत बड़ी क्राउड पुलर बन सकती हैं। तो ये मेरा सुल्तान तो ड्रामे का नाम था, लेकिन उसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, मेरा सुल्तान तो शायद ड्रामे का नाम था और उसमें जो कैरेक्टर ज्यादा मकबूल हुआ था वो तो गालिबन हुरम सुल्तान का कैरेक्टर था जो ज्यादा मकबूल हुआ था। जी, वो भी कैरेक्टर जो था वो अपने कैरेक्टर से हट के काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करता था रियासती अमूर के अंदर, और इनकी कुछ ख्वाहिशें ऐसी हैं, शायद कोई मुमासलत उसमें हो। मेरा उस वक्त जहन में तो नहीं था कि शायद ये हुरम सुल्तान के साथ इनकी मुमासलत की जाए। मैंने तो इनको मशवरा इनकी तमाम इन ड्रामेबाजियों की वजह से दी थी कि मुझे इस बात पे बड़ी हैरत हो रही थी कि उन्होंने कहा जी 48 दिन मुझे वहाँ पे कैद पे रखा और मेरे साथ जो सलूक किया गया वो मेरे दिल में है, मैं फिर कभी बताऊंगी। तो आप आज क्यों नहीं बताती? ये क्या आप बल्कि आपको सुना देते हैं। ये काफी सीरियस किस्म की एलिगेशन है जो कि मरियम साहिबा की तरफ से आ रही है, नैब के ऊपर भी आ रही है। क्या कहा उन्होंने इस हवाले से, आइए देखते हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस भी केस के अंदर मुझे बुलाया गया उसमें मैं 50 दिन, तकरीबन 50 दिन, 48 डेज मुझे तुमने नैब में रखा और वहाँ तुमने क्या मेरे साथ सलूक किया तुम्हारे डीजी नैब ने, मैं वो और बाकी लोगों ने, वो मैं किसी और वक्त के लिए वो डिटेल्स को अपने दिल में रखूंगी और अवाम के सामने जरूर लाऊंगी ताकि तुम्हारा असल भयानक चेहरा कौम के सामने आ सके। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन 50 दिनों में, 48 डेज में, जब तुमने मरियम नवाज शरीफ को नैब में रखा, तुमने क्या ऐसा पूछा और क्या 1.5 साल बाद तुम्हें अचानक जरूरत पेश आ गई कि वही केस को तुमने दोबारा खोला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए हैं साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने। इन 50 दिन में क्या होता रहा? क्योंकि हम पहले किस्से सुनते रहे, कोई फोन का, कुछ रेसिपीज का, यहाँ तो सवालात जो है इनसे तो कहानी कुछ और आ रही है। क्या मामला है बैरिस्टर साहब? देखिए, अच्छा, जहाँ तक तो मुझे याद पड़ता है उन 50 दिनों का तो सबसे बड़ा किस्सा ये था कि ये उन दिनों नैब की कस्टडी में भी, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर भी था नैब का कि ये मोहतरमा वहाँ कोई फ़ोन इस्तेमाल करती रही और उसके बाद उनसे शायद फ़ोन की बरामदगी भी हुई। बहरकैफ इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि तहकीकाती इदारे जब आप किसी केस में भी अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कोई भी नया एविडेंस जब उनके सामने आता है तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कानून के तहत कि जो मुल्ज़म है या मुल्ज़मा है उससे उसको कन्फ्रंट किया जाए, यानी कि वो सबूत उसके सामने रखा जाए और उसका वर्जन लिया जाए। इसीलिए आपको तहकीक के लिए बुलाया जाता है और आप अगर उस तहकीक में शामिल तफ्तीश नहीं होते, जो कि कंडीशन होती है, प्री कंडीशन होती है आपकी बेल की, तो आपकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। अब जब भी पिछले माजी में इनको पहले भी बुलाया गया था और अब दोबारा बुलाया गया है तो उनकी तरफ से हमेशा नैब को धमकी दी जाती है और मैं ये समझता हूँ कि ये नैब की कमज़ोरी भी है एक तरह से कि उन्हें इन धमकियों से और ये नक्शे अमन वाली चीज़ों से मुतासर नहीं होना चाहिए और अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस दफ़ा शायद एक एडिशनल चीज़ जो है वो कोरोना की भी थी और थर्ड वेव जो इस वक्त लाहौर मेरा ख्याल है एक हाईली अफेक्टेड जगह भी है, तो उस वजह से उन्होंने किया हो या जो भी उनकी वजह हो, हम ये समझते हैं कि इनकी जो केसेस हैं उनके अंदर जल्द से जल्द चालान दाखिल होने चाहिए और वो केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम को पहुंचने चाहिए। लेकिन हम माजी को भी देखें और अभी को भी देखें तो सबसे बड़ी इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में जो चीज़ राह में हाइल होती है वो अक्यूज पर्सनस का, मुल्ज़मों का अपना किरदार होता है, बिकॉज वो कोशिश करते हैं कि मामला तवालत इख्तियार करे, कंक्लूजन ना हो सके। आपको याद होगा कि अभी तक जो केसेस में कंक्लूजन हुआ है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप उठाना पड़ा, एक सुपरवाइजरी जज लगाने पड़े जो पानामा के केसेस थे जो मॉनिटर करते थे। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जो आप बातें कर रहे हैं और जो आपने मिसाल दी कि जी डिले किया जाए, जनरल मुशर्रफ के दौर में जितने भी मुकदमे कायम किए गए थे उस वक्त भी डील करके बाहर चले गए, फिर वो इनऑर्डिनेट डिले हुआ और फिर वापस आके वो तो मुकदमे ख़त्म हो गए थे। तो क्या अभी भी वही स्ट्रेटजी है कि जनाब टाइम गेन किया जाए और फिर किसी भी मुनासिब मौके पे ये मुकदमात जो हैं चला के ख़त्म किया जाए? ये कैसे होता है? और आप फ्यूचर, क्योंकि FIR भी मैं देख रहा था वहाँ कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर सेल्स
उसकी भी जिक्र है। तो ये फ्यूचर पे कुछ बेटिंग होती है इस हवाले से, किस वजह से ये डिले किए जाते हैं केसेस? देखिए, केसेस डिले करने का जो सबसे बड़ा, जो स्पेशली पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन्स हैं, वो इसलिए केसेस डिले करते हैं कि जितना इसको डिले किया जा सके ताकि कल कोई मुवाफिक हालात पैदा हो सकें जिसमें हम फ़ायदा उठा सकें। उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल हमारी हिस्ट्री में मौजूद है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्विस केसेस जो थे जिसमें ज़रदारी साहब भी मुलज़िम थे, उन केसेस को इतनी तवालत दी गई कि वो उसमें केसेस कंक्लूड ना हो सकें। और फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो उस हुकूमत के अंदर उन केसेस में जरदारी साहब चूँकि सदर बन जाते हैं, उनका केस अलग हो जाता है, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन को कि उसके केसेस ख़त्म करा लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद उनके अपने केसेस भी जब वो सदारत से हटते हैं तो उसी बेस के ऊपर रूल्स ऑफ कंसिस्टेंसी है और कुछ उसमें शायद डॉक्यूमेंट्स का भी हवाला दिया जाता है कि ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, तो केसेस को उसके अंदर एक्विटल करवा लिया जाता है। तो ये तो माजी की मिसाल इनके यहाँ मौजूद है कि इन केसेस में तवालत का फ़ायदा बहरकाफ मुलज़िमों को मिलता है। दूसरा केस आप हुदैबिया पेपर मिल का केस है आपके सामने, उसमें भी ऐसे होता है कि जब बाद में वो टाइम बार्ड हो जाता है और उसकी अपील जो है वो इस बेस के ऊपर खारिज कर दी जाती है। तो ये वही वाली स्ट्रेटजी होती है कि केसेस को प्रोसिक्यूशन में भी अगर हैं तो इतनी तवालत दो कि कल हमें कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पे हम अपनी वो ज़र्ब लगा के अपने आप को बरी करा सकें। अच्छा, और इसमें जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन इदारे हैं, वो सब्र तहम्मुल का ही मुजाहरा करते रहते हैं, और जैसा कि आज के प्रेस रिलीज में नैब ने भी हमें बताया। लेकिन मैं आपसे चंद बातें सुनवाता हूँ मरियम नवाज साहिबा की, जो इस हवाले से कहती आई हैं। और क्या सवाल मेरा अपनी जगह पे ही रहेगा कि क्या नैब डर गया? क्या कहती रही है मरियम नवाज साहिबा, आइए देखते हैं। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी, खातिर जमा कर रखो। जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आम भी नैब को अपनी इंतकाम का निशाना बनाएंगे, वो वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह। जी, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपने सुना मरियम नवाज साहिबा बड़े डिटर्मिन्ड अंदाज में, बड़े पावरफुल किस्म के उन्होंने सियासी बयानात दिए, और नैब की तरफ से हमें ये पता लगा कि जी सेक्शन 31A के होने के बावजूद नैब ने की जानिब से ताहाल इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है। तो ये सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा वाकई किया गया है या कि डर और खौफ है कि जनाब पूरी PDM ने आना था और फिर कैसे इतने बड़े बड़े लोग हैं, अरेस्ट भी नहीं कर सकते, तो कैसे हम सामना करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ बहरकैफ मामला तो सब्र तहम्मुल का ही है, क्योंकि अब वो सब्र तहम्मुल जो है वो किस वजह से है वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट मामला है जहाँ पे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन अपने उस जो रुतबे का फ़ायदा उठाते हुए अदारों पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, और इससे बेहतर केस नहीं हो सकता सेक्शन 31 की एप्लीकेशन का। क्योंकि जब लॉ मेकर ने सेक्शन 31 नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में डाला था तो वो इसी इवेंचुअलिटी के लिए डाला था, क्योंकि नैब की जो जद में लोग होते हैं वो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस होते हैं, उनका एक अपना क्लाउड होता है, ताकि वो क्लाउड इस्तेमाल करके वो इदारे की तफ्तीश के ऊपर असरअंदाज ना हो सकें। इसके साथ साथ अरशद, जो नैब के लोग काम कर रहे हैं उनको कानून के तहत एक तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, 31A की कार्रवाई शुरू होगी, 4 बयान आएंगे, 500,000 बंदा आएगा, नैब तो फिर डर जाएगा, वो कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे उसको? और ना सिर्फ नैब डर जाएगा, मैं आपको एक और चीज़ सुनवाता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बड़े पते की बात की, और ये आपकी 2.5 साल की गवर्नेंस मैकेनिज्म है, उसके ऊपर भी सवाल है, और कैसे सवाल है आपको बताते हैं। मैं IG पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जिन्होंने हमारे साथ साल हा साल काम किया है, मैं उनसे कहूंगा कि ये डरे हुए हुक्मरानों के कहने पे आप कोई ऐसा अमल ना कीजिएगा। अगर कोई ऐसा अमल हुआ, आपकी फिर बकाया नौकरी जो है वो इंक्वायरियों, तफ्तीशों और अदालतों में जो है वो गुजरेगी। कल की सूरत हाल को पुरअमन बना रखने के लिए हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। ये कोई जरूरत नहीं है रेड जोन की, ना
जी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपने सुना कितनी माशाल्लाह कॉन्फिडेंट बातें की हैं राना सनाउल्लाह साहब ने, साबिक होम मिनिस्टर पंजाब, मौजूदा MNA और IG और चीफ सेक्रेटरी उनके साथ काम कर चुके हैं। पिछले 2.5 साल में क्या ये आपकी हुकूमत की नाकामी है? क्या ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को ये सेंस नहीं दे सके कि ना नून लीग अब वापस नहीं आएगी? और ये वाली जो बातें की जाती हैं, आप लोग सिर्फ कहते रहते हैं बयान की ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस के तो खैर बात ही आप छोड़ दें, वो तो उस पर मैं क्या कहूँ। तो क्या आपकी ये नाकामी है इस हवाले से कि आप एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं दे सके? और राना सनाउल्लाह साहब इतना पावरफुल बयान देते हैं और पूरी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, नैब वैसे डर जाता है। अगर मैं जा रहा था कि अगर इस दोनों चीज़ों को क्लैरिफाई कर दें, कितने पावरफुल बयानात आ रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से और ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से। देखिए अरशद, मैं इससे एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान, हमारी हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकी है और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। जिन लोगों के नाम लेके ये राना सनाउल्लाह जो एक जराइम पेशा शख्स है मैं समझता हूँ, और जिसके ऊपर अभी सख्त किस्म के हेनियस क्राइम के केसेस भी चल रहे हैं, वो एक असरअंदाज होने की वही काविश है जो इनकी लीडर मरीम नवाज कर रही है। ये जिन लोगों का नाम लेके चीफ सेक्रेटरी IG को कह रहे हैं कि जी आप किसी चीज़ में कार्रवाई ना करें, वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अगर आप ये देख लें कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, जिनमें इन्हीं के बेसिकली बेनामी हैं और इन्हीं के आगे फ्रंटमैन लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन असल में चूँकि इनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हिट हो रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में, तो उसको भी सामने रख के ये एक किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं। और इससे पहले जो आपने एक क्लिप चलाया था, शॉर्ट चलाया था, जिसके अंदर मरीम नवाज़ ने वाज़े तौर पे कहा है नैब के लोगों को कि जी हम इनसे इंतकाम लेंगे। वो कोई सियासी इंतकाम की बात नहीं कर रही, वो सीधा जो प्योर, जिसको रिवेंज कहते हैं, इंतकाम कहते हैं, उसकी बात कर रही है। तो ये तो पूरी लीडरशिप, पूरी जमात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो तो इस रवैये, लेकिन आपकी हुकूमत ये परसेप्शन खत्म नहीं कर सकी पिछले 2.5 साल में कि तमाम तर करप्शन के मुकदमात भुगतने के बावजूद, एलिगेशंस मुख्तलिफ केसेस की फेस करने के बावजूद आज भी ब्यूरोक्रेसी को ये डर और खौफ है जो कि राना सनाउल्लाह साहब जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसको याद करवा रहे हैं, जिस पे पावरफुली प्ले करने की कोशिश करेंगे ना, हम कल को वापस भी आ सकते हैं। इसको नाकामी तस्लीम करेंगे अपनी? देखें, चूँकि इनकी पंजाब में स्पेशली कॉन्टीन्यूसली तकरीबन 10 साल से ज़ायद इनकी हुकूमत रही है और उसी चीज़ को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और उसी चीज़ की वजह से वो कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करते हैं। बट अल्टीमेट डिसीजन तो ज़ाहिर बात है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस पावर में होती हैं उनका होता है। ये ज़रूर असरअंदाज होने का और ये एक इम्प्रेशन ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वापस आ जाना है। माफ़ कीजिएगा, इंटरप्ट कर रहा हूं शहजाद अकबर साहब। हमजा शहबाज इतलात हैं कि जेल में उनके बेल के लिए अंगूठा भी उन्होंने नहीं लगाया। जेल हुक्काम उनसे इतना डरते हैं, खुद ही अंगूठा लगा के भेज दिया। आपने इंक्वायरी की इसकी? जी, मेरा ख्याल है वो उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो अदालत में सबमिट भी की गई थी और ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो अंगूठा उन्होंने नहीं लगाया। वो रिपोर्ट फिर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये पॉइंट आउट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ही हुआ था और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करके उसकी रिपोर्ट भी जमा करा दी थी और अदालत उससे मुतमईन भी होगी थी। माफी मांगी थी किसी ने? नहीं लगा, नहीं, वो कंडक्ट के ऊपर किसी लॉ ऑफिसर दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, वो चीज़ नहीं थी जी। लेकिन वो देखें, वो बात जो है कि बात ये नहीं है कि वो क्या इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वापस आ जाना है या हम एक दिन वापस आ सकते हैं। बात सिंपल सी ये है कि इदारों में आज भी डर और खौफ है जिसको कि सब्र और तहम्मुल के मुजाहरे में कवर अप कर लिया जाता है, या फिर कोई ना कोई अंदर से मिला हुआ ज़रूर है और जानबूझ के प्रोफाइल हाई करने के लिए हीरो बना रहे। एक वफा लेते हैं नाज़रीन के बाद पाकिस्तान डे परेड, उसमें बहरीन, इराक, पैलेस्टाइन, श्रीलंका, तुर्की, हमारे दोस्त ममालिक, इनकी शिरकत, चीन का ख़ास जिक्र और इसकी अहमियत क्या है, इस पे बात करेंगे। और आज की ख़ास बातें क्या थी और साथ साथ क्या कोई गलतियां भी हुई, इस पे भी एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये अज़म है कि आवाम को सस्ती अशियाए खुर्दोनोश मुहैया हों।
लेकिन गवर्नेंस के इश्यूज इतने सारे हैं कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, उस पर लगता है कि हुकूमत का काबू कोई नहीं है। हुकूमत कोशिशें कर रही है और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब काफ़ी अरसे से एक चीज़ की कीमत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको चीनी कहते हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक शुगर इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया था जिसकी कि काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई थी। उसके बाद कुछ कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू हुआ था और इस शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से हमें पता लगा था ये तो एक पॉलिटिकल क्रॉप है जिसमें कि तमाम मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़े बड़े सियासी ख़ानदान, उन सब के हाथ चीनी के धंधे में रंगे हुए और अरबों रुपए का कारोबार है। और कल FIA ने एक और कार्रवाई शुरू की और इत्तेफाक से बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आज भी लाहौर में। तो बैरिस्टर साहब, यकीनन मुझे उम्मीद है FIA ने आपको इस हवाले से ब्रीफ किया होगा कि मामला क्या है और 10 FIRs उन्होंने जो की हैं, जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया, उसमें बुनियादी चीज़ क्या सामने आई है? कोई 5.5 बिलियन केजीज ऑफ शुगर कंजम्पशन है और 110 अरब रुपया कमाया इन्होंने 20 रुपए चीनी बढ़ा के कीमत। जी अरशद, ये जो कार्रवाई अभी लाहौर में और पंजाब में स्पेशली जो क्रैकडाउन किया है FIA ने, शुगर के जो इनको डीलर भी नहीं कहा जा सकता, ये स्पेकुलेटर्स हैं, सट्टाबाज हैं, जो अनऑफिशियली इसके ऊपर एक सट्टा करते हैं जिससे प्राइस एस्केलेट होती है। जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी तो आपको याद होगा, और उस वक़्त ये मिल मालकान की तरफ से भी एक तोजी ली गई थी कि जी ये हम चीनी की कीमत नहीं बढ़ाते हैं, ये मार्केट फोर्सेस हैं। अब ये जो मार्केट फोर्सेस जिनको सो कॉल्ड कहा जाता है, पहली बात तो ये है कि ये आइसोलेशन में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि इतनी उनके पास होल्डिंग पावर नहीं है कि चीनी इतनी देर के लिए होल्ड कर सके। ये पहले जो डिलीवरी ऑर्डर्स थे और वो फॉरवर्ड सेल्स थी वो फ़िज़िकली की जाती थी कि फ़िज़िकली बुकिंग होती थी। फिर शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद 15 दिन का डिलीवरी ऑर्डर कर दिया गया, 15 दिन से ज़ायद आप डिलीवरी ऑर्डर नहीं बुक कर सकते। अब उसको सर्कमवेंट करने के लिए इन्हीं जो प्रॉफिटियर्स हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एक ट्रेडिंग शुरू कर दी शुगर के स्टॉक्स की, कि वो फिज़िकली स्टॉक तो शुगर मिल्स में ही, ये उनके गोडाउन्स में ही पड़ा हुआ है क्योंकि पूरे साल की चीनी आपको मालूम है कि 4 माह में बन जाती है। शुगर मिल्स हैं इसमें आइडेंटिफाई हुई और कितने ये आगे ट्रेडर्स हैं आपने जो आइडेंटिफाई किया और कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो कि आइडेंटिफाई हुए और कितने कितने मेम्बरान? यहाँ तो मैं 6 व्हाट्सएप ग्रुप का तो एक FIR में जिक्र देख रहा हूँ और किसी के 254 मेम्बरान भी हैं, 256 मेम्बरान। तो ये इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन होगी? जी अरशद, ये इस वक्त 10 FIRs हैं। इसके अंदर 10 हिस्सों में इन ग्रुपों को तकसीम किया गया है जो मुख्तलिफ बड़े मिल के साथ मिल के ये अपनी सारी प्राइस एस्केलेशन करते थे। और उसके अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो कि जिसके अंदर अगर आप दिखा सकें लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल चस आ गई है और वो कीमतें जो बढ़ रही हैं, जो मैं FIR का ही मतन है इसमें कि जनाब हर 5 दिन बाद जो है उसकी कीमत बाकायदा तौर पे इंक्रीज़ हो गई है। लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। चीनी अब 10,000 चस आ गई, मंड के रखो, और ये बाकायदा तौर पे ये व्हाट्सएप मैसेजेस ये अब FIA की कस्टडी में है जो हम स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जो व्हाट्सएप हैं इनकी जब आप तफसीली में जाते हैं, तफसीली जिसमें जाते हैं तो सब नज़र आता है कि इनका जो असल प्लान था वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था कि रमज़ान के महीने में, जब मैं समझता हूँ कि तमाम मुसलमानों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना प्रॉफिट कम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके, कीमतें कम होनी चाहिए। हमने देखा है कि माजी में हमेशा इन अजनास की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ये उसमें एक मुनज़्ज़म नज़र आता है कि पूरी एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से रमज़ान में इसको सीज़न में कन्वर्ट कर दिया जाए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए और ये चीज़ें महंगी कर दी जाए। तो इस वक्त अगर ये हम कार्रवाई ना करते तो ये तो पता नहीं मामला कहाँ ले जा रहे थे। और अभी इन लोगों को जो रोक के और इनको पकड़ के, मैं समझता हूँ अब इसके ऊपर भी हमें बड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा साथ चाहिए होगा। आज पंजाब की कैबिनेट ने भी 2 ऑर्डर्स पास किए हैं। एक उसमें जो केन कमिश्नर का ऑफिस है उसको शुगर की पूरी जो सप्लाई चेन की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें जितने ब्रोकर्स हैं और ये जितने
जिनके पास स्टॉक्स होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का भी अमल है और जो स्टॉक उठाया जाना है उसकी पूरी मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि आज से पहले ये सब कुछ ऑफ द बुक्स हो रहा है। और सबसे अच्छा, इसमें जितने ये नाम अभी तक आ रहे हैं, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, खुर्रम शहजाद और गोगू और पता नहीं इस तरह के काफ़ी सारे नाम आपने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं, उनके सिर्फ शुगर मिल्स के नाम है, उन लोगों के नाम FIR में नहीं है। इसकी क्या वजह है? जिस तरह नैब का इदारा डर गया है, तो FIA में भी कहीं आप के जो अफसरान हैं वो डर तो नहीं गए कि JDW का मालिक कौन है, उसका नाम नहीं है, चिनार का मालिक कौन है, उसका नाम नहीं है, इत्तेहाद, रहीम यार खान, अलमोइज, हमजा, अशरफ, शेखू, मुख्तलिफ शुगर मिल्स हैं, इनके मालिकान कौन है? इन पे भी कार्रवाई होगी या कि बस ये? देखिए, अरशद, दो चीज़ें हैं कि मैंने किसी तरीके से भी अगर ये डरने वाले होते FIA वाले या हुकूमत, तो ये पूरे इस चीज़ के अंदर हाथ ही ना डालती। शुगर कमीशन के बाद आपने देखा है कि जितने बड़े ग्रुप्स हैं उन सब के ऊपर FIRs हुई हैं। JDW के ऊपर FIR हुई है। उसका हुआ क्या? पकड़ा कोई गया? शरीफ ग्रुप, जी बिल्कुल, उसके ऊपर देखें FIR के बाद FIA के केसेस के अंदर मज़ीद तफ्तीश होती है। उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके CFOs हैं और उनके मालिकान हैं, सबसे तफ्तीश हो रही है। और अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा। उसमें शहबाज शरीफ जो थे और सलमान शहबाज के जो भाई हैं, हमजा शहबाज, उन सब से भी तफ्तीश हो रही है और उनसे मुख्तलिफ बिल्कुल ठीक है। JDW के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी तफ्तीश होगी, डायरेक्टर्स, ओनर्स? जी बिल्कुल होगी। देखिए, देयर आर नो होली काउंट्स, जो भी लोग हैं जो डायरेक्टर्स हैं, रहीम यार खान के डायरेक्टर CEO कौन है, कुछ आपके इल्म में है? अलायंस है, अलमोइस, सारे, जी बिल्कुल, सब जितने डायरेक्टर्स हैं वो मेरे इल्म में भी हैं, FIA के इल्म में भी हैं और आपके इल्म में भी हैं। जिन जिनका जो कनेक्शन, देखिए इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं है, जिनका जो कनेक्शन होगा और जिन्होंने जो कार्रवाई की है, अब ये सट्टे के अंदर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इस पे अगला सवाल ये बनता है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, अगर नाम मुझे तो उसके शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से इल्म में आए थे कि इनके डायरेक्टर हजरात कौन है और उसमें से चंद आपके कैबिनेट कुलीग्स भी हैं, तो क्या आपकी वफाकी काबीना और पंजाब काबीना के जो कुलीग्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इन शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स, ओनर्स हैं? जी देखिए, मैं अरशद आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि आपका इशारा जिनकी तरफ है वो खुसरो बख्तियार साहब RYK के अंदर डायरेक्टर नहीं हैं। उनके तीसरे भाई हैं, वो डायरेक्टर हैं और इसके अलावा 3-4 और लोग भी डायरेक्टर हैं और जिन किसी का भी रोल होगा उन सब से कार्रवाई होगी। ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है मिसकंसेप्शन थी कि शायद वो खुसरो साहब इसके कोई डायरेक्टर हैं या बोर्ड में हैं। वो ना शेयर होल्डर हैं, ना ही उसके डायरेक्टर में शामिल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग। ये मैं मुख्तलिफ FIRs में देख रहा था। FIR जिसका सीरियल नंबर 036 है, इसमें भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, 040 में भी हुआ है। ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो है सट्टा डील / फॉरवर्ड ट्रेडिंग 36 में लिखा हुआ है और इस वाली में तो बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि जी ये सिर्फ फॉरवर्ड ट्रेडिंग कर रहे थे। तो फॉरवर्ड ट्रेडिंग में क्या मसला है? देखिए, फॉरवर्ड ट्रेडिंग में ये मसला है कि जो पहले हमने डिलीवरी ऑर्डर्स होते थे कि आप अपना शुगर बुक करा देते थे एक ख़ास क्वांटिटी और उसके बाद उसकी लिफ्टिंग जो थी वो डिपेंड करता था, जब भी आप लिफ्ट करना चाहें बाकी पैसे दे के, ये आपके और शुगर मिल के माबैन मामला था। पहले पंजाब में एक कानून लाया गया जिसके तहत इसकी मुद्दत जो है वो 15 दिन तक महदूद कर दी गई। उसको सर्कमवेंट करने के लिए ये एक जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर उन्होंने फॉरवर्ड ट्रेडिंग शुरू कर दी, यानी कि मिल्स की साथ मिल के एयर मार्क कर दी जाती है शुगर की क्वांटिटी और उसी क्वांटिटी को फिर आगे फॉरवर्ड। बहुत अच्छी बात है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आप एक माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील भी हैं। आज मैंने 2-3 वकला से पूछा कि जी इसमें कोई कानूनी डेफिनेशन है फॉरवर्ड सेल की और इलीगैलिटी क्या है फॉरवर्ड सेल के हवाले से, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी डेफिनेशंस भेजी हैं। आपके पास यकीनन ये सारी डेफिनेशंस होंगी। एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होती, इस पे क्रिमिनल एलिमेंट कहाँ से आएगा और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आप इस्टेब्लिश कैसे करेंगे इसको? देखें, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो आप वो इंग्लिश मीनिंग आपको किसी ने भेज दी है कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग का क्या सर, ये FIR में लिखा हुआ है फॉरवर्ड ट्रेडिंग, फॉरवर्ड सेल्स। नहीं,
FIR के अंदर फॉरवर्ड ट्रेडिंग की टर्म लिखी हुई है, जो मतलब आप मुझे पढ़ के सुना रहे हैं वो FIR के अंदर नहीं लिखा हुआ, वो आपको ऑफ कोर्स मतलब तो नहीं लिखा हुआ फॉरवर्ड ट्रेडिंग का, तो मैं आप जैसा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं ना, तो मैंने कानूनी डिक्शनरी से फॉरवर्ड ट्रेडिंग का मतलब निकाला है। मैं आपको वही बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये एक ऑनेस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है जहां पे प्राइस स्पेकुलेट करते हैं आप। प्राइस स्पेकुलेशन जो है ये ऑलरेडी कंपटीशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी आ चुका है, और बिल्कुल ठीक है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? सर प्रोसीड ऑफ क्राइम वो होगी कि जो इस वक्त बेनामी अकाउंट्स हैं उसके अंदर जो पैसा है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और ये कितने बेनामी अकाउंट्स हैं? थाउजेंड्स ऑफ बेनामी अकाउंट्स, ये थाउजेंड्स हैं, और इसके अंदर एक ये पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर इतने सारे बेनामी अकाउंट कैसे खोलता है? बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, नो योर क्लाइंट मैं खुद हैरान हूं, रिक्वायरमेंट है ये, बिल्कुल मैं खुद हैरान हूं। आप यकीन करें कि जिस दिन से मैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन बना हूं 50,000 की ट्रांजैक्शन करना भी एक अजाब बन चुका है, लेकिन मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी की बात थी ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बेनामी बिलियंस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इन बेनामी अकाउंट्स के अंदर। तो इन बैंक्स को भी अपने जो सिस्टम्स को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत होगी। स्टेट बैंक को आप मजीद ऑटोनॉमी देंगे तो फिर ऐसे काम तो होंगे। स्टेट बैंक को रिपोर्ट कर दिए गए हैं कि इनके अंदर ये जो जितने बेनामी अकाउंट्स इनको फौरी तौर पे फ्रीज कर दिया गया है, और अब वो जो FBR में जितने केसेस अभी तक बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब और FIA ने बहुत अच्छी तहकीकात की हैं, उसमें बैंकिंग स्टाफ खुद मुलव्विस रहता है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल हुई है। जो जितने भी अकाउंट जितने भी केसेस आए हैं, बैंकिंग अफसरान जहां भी मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया है, क्रिमिनल कार्रवाइयां भी हो रही हैं और उनको ओहदों से भी हटाया गया है। लेकिन ये पूरा सिलसिला दुरुस्त करने में मैं समझता हूं अब भी काफी टाइम लग रहा है, काफी टाइम लग रहा है। मुझे नाज़रीन एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद कुछ पाक परेड के हवाले से बात करेंगे और इसकी आपको चंद अहम चीजें आज के हवाले से शेयर करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसलमानों को हुक्म है कि अपना जंगी सामान हर्ब को तैयार रखें, और इसकी वजह यह है कि इससे जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उन पे मुसलमानों की हैबत तारी होती है। ये हुक्म है मुसलमानों को। और आज पाकिस्तान डे की जो परेड हुई उसको देख के हमें ये बाकायदा तौर पे अंदाज़ा हो रहा था कि जो आज हमने वेपन सिस्टम्स वहाँ पे डिस्प्ले किए, एक नया टैंक डिस्प्ले किया, हेलीकॉप्टर्स हमने जो डिस्प्ले किए, और जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, JF-17 थंडर, F-16 तैयारे, और जो दोस्त ममालिक की वहाँ पे हमारे साथ कॉपरेशन है, जो पाक तुर्क ताल्लुकात हैं, सोलो तुर्क की जो फ्लाइट है, और पैलेस्टीन, श्रीलंका, इराक, बहरीन, इनके खास तौर पे कंटिंजेंट्स वहाँ पे शरीक हुए। तो ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की एक तो मुख्तलिफ ममालिक के साथ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन उसका इजहार था, और एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था कि जो इंडिया की रीजनल हेजेमनी का डिज़ाइन था, जिस तरह ऑपरेशन फिर रिटॉर्ट में उसे तमाम मुसल्लह अफवाज ने नाकाम बनाया, उसका एक डिस्प्ले उन तमाम वेपन्स का किया जाए, मिसाइल्स का किया जाए। और इसमें आज जो जज्बा देखने में आया उसमें एक जो कमेंट्री थी खास तौर पर कर्नल शफीक और फरा की, उसका भी काफ़ी अहम किरदार था। और ये सुन के हमें याद आ रहा था कि बचपन में हम प्रोफेसर लईक साहब की जो कमेंट्री सुनना करते थे, उसमें आजकल की जो मॉडर्न कमेंट्री है और जो परेड ग्राउंड का वेन्यू था उसमें जितना जज्बा आज ऐड किया गया, वहाँ से जो कौम का जज्बा है, और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की भी तकरीर, उससे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान वाकई एक कौम और एक तरक्की की मंजिल हासिल करने के लिए कोशा हैं। काफ़ी अरसे तक ये परेड नहीं हुई थी। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आप क्योंकि दाखिला को भी देखते, दहशत गर्दी की थ्रेट्स थी इस परेड के हवाले से आज भी, और कितना ज़रूरी था ये परेड का इनेकाद? देखिए, परेड का इनेकाद तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि कौम के मोराल के लिए और जो नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मोराल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये एनुअल परेड्स हुआ करें, और इसके लिए बड़ी तैयारी भी की गई थी। और अगर देखें, अनफॉर्चुनेट बारिश बड़ी हुई 23 मार्च को, जिसकी वजह से 25 मार्च को फिर ये परेड करना पड़ी, और ट्विन सिटी में इसके लिए तातील भी दी गई। तो ज़रूरी तो बहुत है, और जिस तरह की जो एक्सलेंस दिखाई गई है परेड के अंदर, वो भी एक काबिल सताइश है। बिल्कुल। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, और इस दवा के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को पे हमेशा अपना करम रखे, और पाकिस्तान जिंदाबाद।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn reznach Disney World zus par an.